मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, ये पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। कल शुक्रवार था। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया मदरसों के बारे में। ये महज संयोग है, प्रसंग बस मैंने चर्चा कर दी। निर्णय में जो आया उसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। आज मैं अखबारों को देख रहा था, मेरे सामने 3 अखबार हैं। मैं तीनों की हेडिंग आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण को ये देख लें। दैनिक जागरण में हेडिंग दी गई है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक अमर उजाला हमारे सामने है। अमर उजाला की हेडिंग है, प्रदेश के सरकारी मदरसे बंद होंगे। और एक तीसरा अखबार दक्षिण का है, दक्षिण भारत का, द हिंदू। द हिंदू की हेडिंग मैं पढ़ के सुनाऊं, इससे पहले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। नीचे उसने जो है जहां एंकर छपता है, यानी अपर हाफ के मन लोअर हाफ में वो खबर बनाई गई है हिंदू की। और उसका हेडिंग है, इलाहाबाद एचसी टर्म्स यूपी मदरसा एक्ट अ वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कल का निर्णय है शुक्रवार का, वो वास्तव में सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ी चोट है। मैं बता दूं, संविधान में, कानून में पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म का जो इस्तेमाल किया गया है, उसका सिर्फ मतलब केवल और केवल इतना है कि कानून की नज़र में कोई पंथ, कोई मजहब, कोई धर्म, इनमें से किसी के साथ कानून भेदभाव नहीं करेगा। कानून की नज़र में सब समान हैं। इसलिए जो हिंदू की हेडिंग है, मैं दोहरा रहा हूं, इलाहाबाद एससी टर्म्स यूपी मदरसा एक्ट अ वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म। ये हेडिंग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय की भावना के सर्वाधिक करीब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय ऐतिहासिक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी मदरसे हैं उनमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, इन सब को जो जिस कक्षा में है उस कक्षा में सरकारी स्कूलों में इनको दाखिला दिलाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अच्छी बात है। मैं कुछ कहूं मदरसों की शिक्षा के बारे में, मैं आरिफ मोहम्मद खां को कोट करता हूं। 4 वर्ष पहले, उस समय संभवतः वो राज्यपाल नहीं थे, इस समय केरल के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खां से आरफा खान शेरवानी, जो पत्रकार हैं, सेकुलर बिरादरी में बहुत प्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं कहें, उन्होंने एक लंबा साक्षात्कार लिया था आरिफ मोहम्मद खां से, हिंदुस्तान की राजनीति पर, यहाँ की पॉलिटी पर, यहाँ की शिक्षा पर और हिंदू मुसलमान संबंधों पर। लंबा इंटरव्यू था। मैं केवल 2-3 मिनट की क्लिप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आरिफ मोहम्मद खां से जो सवाल पूछा गया था मदरसा और मुसलमान इन सब पर, उन्होंने जो उत्तर दिया था उसका कुल ये था, मतलब कि मदरसा शिक्षा मुसलमानों में अशिक्षा पैदा करती है, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं मिलती है। मदरसों के कारण मुसलमानों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। मदरसों में प्रवेश के बाद एक प्रकार से वो जो है इस्लामी शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ता है और यह समाज के साथ चलने में बाधा पैदा करता है। यह मेरा निष्कर्ष है। उन्होंने आरफा खान शेरवानी के जवाब में जो कहा था
वो जवाब आप सुनिए। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना तो उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग जो मुसलमानों ये गरीब हुए कैसे, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर कमेटी के साथ सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद ने कहा कि हमें ये गरीब किसी और ने नहीं बनाया है। जब अंग्रेजों ने नए अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी और कहा संस्कृत कॉलेज, पहले उन्होंने ऐलान किया संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे, सर सैयद की पैदाइश के चंद साल बाद की बात है, राजा राम मोहन रॉय के घर पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हमें संस्कृत कॉलेज नहीं चाहिए, अंग्रेजी कॉलेज बनाओ। और इसके 8 साल के बाद 8000 मुसलमान मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल कायम हो रहे हैं ये इस्लाम के लिए खतरा है और इस पे अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करती तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पे पाबंदी लगाए, और अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देंगे। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे, तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है भारत की, जो ये सर सैयद ने नहीं कहा। तो ये तो 1857 के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज, अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मिंबर पे कब्जा है उन 4% का। और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। आखिरी 2 सवाल आरिफ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आप कम्युनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है, दूसरे समुदायों में भी है। फ़र्क इस बात का है कि ये जो क्लर्जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके पास सत्ता का साथ नहीं है। अभी फ़िलहाल जो लोग हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, हमारी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पूरे देश पर फिलहाल कब्जा है, पूरे संसद में जो है उनके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उनको सीधे तौर पर उनका पेट्रनेज मिला हुआ है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको खतरा देवबंद से ज्यादा है, आपको खतरा नागपुर से नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा। तो मुझे बताइए नागपुर से, तो आरिफ साहब एक लाइन में सवाल। प्रॉब्लम ये जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज रखें। आरिफ साहब एक लाइन में सवाल, देवबंद से ज्यादा खतरा है या नागपुर से ज्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। आपने सुन लिया, उन्होंने साफ कहा कि देश की अधिसंख्य मस्जिदों के मौलाना मदरसों से पैदा हुए हैं, यानी मदरसों से जो शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र जाते हैं वो सामान्य रूप से मौलाना बनते हैं। अगर इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती होती तो वो अन्य सर्विसेज में अच्छे से जाते हैं, हालांकि गए भी हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मदरसों से पढ़े बच्चे किसी सरकारी सर्विस में या कहीं अच्छी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा मजहबी शिक्षा है, इस्लाम की शिक्षा है। और एक अंशुमान सिंह नाम के व्यक्ति ने, उनके बारे में मुझे बहुत नहीं मालूम है, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी और उन्होंने ये कहा था कि मदरसा शिक्षा परिषद के तहत से मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं पूरी तरह से अवैध हैं। यही नहीं, वो एक्ट भी असंवैधानिक है। इससे पहले मैं बता दूं कि मदरसों में चल रही मनमानी और अनियमितता की सूचना पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक SIT का गठन किया था। इससे स्पेशल टास्क फोर्स, विशेष कार्यबल, उसने मदरसों, प्रदेश भर के मदरसों का मुआयना किया, वहाँ जा कर के उनकी शिक्षा दीक्षा आदि के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में
जानकारी ली और SIT की रिपोर्ट आँख खोल देने वाली है इस मामले में कि SIT ने कहा कि वहाँ अनियमितताएं हैं, ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती है। SIT की रिपोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय, यह बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला है, विशेष रूप से मुस्लिम शिक्षा के मद्देनज़र। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रदेश में 11,057 मदरसे हाई स्कूल स्तर के हैं। प्राइमरी और जूनियर स्तर के 11,057 मदरसे हैं। हाई स्कूल स्तर के 4,394 मदरसे हैं। इनमें कुल 560 मदरसों को सरकार से अनुदान दिया जाता है। लेकिन शिक्षा वही मजहबी शिक्षा। आपको यह समझना चाहिए कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद सरकार जब कदम उठाएगी तो 560 मदरसों का बंद होना निश्चित है। और हाई कोर्ट ने कहा कि जो मदरसे बंद किए जा रहे हैं उसमें जो छात्र पढ़ते हैं उनको जो जिस कक्षा में पढ़ता है सरकारी स्कूल में उसी कक्षा में उसका दाखिला सुनिश्चित किया जाए। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार देते हैं। 90 में 2004 में मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और उसी समय अधिनियम बनाया गया और शासन था मुलायम सिंह यादव का। उस मुलायम सिंह यादव का शासन, जिन्होंने अयोध्या में 2 नवंबर 1990 को निहत्थे और शांतिपूर्ण कारसेवकों पर गोली चलवाई थी और दर्जनों कारसेवक मारे गए थे। ऐसे मुलायम सिंह से हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसी तरह की मजहबी शिक्षा को वो जो है प्रोत्साहित करेंगे, ये मानकर चलिए। अब उत्तर प्रदेश में इतने मदरसों की मैंने जो है की है जो आई है, उसमें 90 से लेकर 2017 तक योगी आदित्यनाथ के शासन आने के पहले तक भारत नेपाल सीमा जो यहाँ उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाती है, इस सीमा पर मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ सी आ गई। और योगी आदित्यनाथ जी जब गोरक्षपीठाधीश्वर थे, गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी थे, तब सांसद थे, इन्होंने एक बार दौरा भी किया। वहीं पर जो है इसी इलाके में जो है अवध प्रांत के इसी इलाके में जो देवी पाटन मंडल में जो है देवी पाटन मंदिर है, गोरक्षपीठ से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी का जो गोरखनाथ जो संप्रदाय है उससे जुड़ा हुआ मंदिर है, वो इस बारे में बहुत काम करता है, बहुत शिक्षा का काम करता है। और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, सीमा जागरण मंच, ये सब इन मदरसों और मस्जिदों के बढ़ते संजाल पर कई बार चिंता व्यक्त की और वहाँ पर जो है पैरेलल शिक्षा संस्थान खोलने का भी वहाँ पर एक अभियान चल रहा है। लेकिन वो अभियान चले अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां नेपाल भारत सीमा पर होती हैं उसमें निश्चित तौर पर मदरसों और मस्जिदों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल ये जो निर्णय आया है हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी। मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने कहा है कि इसको चुनौती दी जाएगी क्योंकि यह संविधान में 29 और 30 जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद का उल्लंघन है। उस अनुच्छेद में कहा गया है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होगी या सरकार सहायता देने के लिए बाध्य है। ऐसे अल्पसंख्यकों द्वारा ऐसे संस्थान निजी जो है तौर पर खोले जाएंगे
स्ववित्त पोषित होंगे। सरकार से हो सकता है विषयों की मान्यता मिले, लेकिन सरकार उनको मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। इस आलोक में अगर देखेंगे तो इन मदरसों को जो 650 हैं जिनको सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इनके बंद होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जो लोग सूचना की दुनिया देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलो। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।